नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर से एमपी में सियासी दंगल शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर ट्वीट किया था, जो जांच में गलत पाया गया, जिसके बाद बजरंग दल ने दिग्विजय पर केस दर्ज करवाया है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और दिग्विजय का काम झूठ बोलने का है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिग्विजय ने फिर अपने पोस्ट से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का असर चुनाव पे पड़ेगा? सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी इस मामले को अपने पक्ष में भुना पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यही वो ट्वीट है जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बजरंग दल ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनके ऊपर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दमोह के प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरन शिवलिंग लेकर मंदिर परिसर में घुसे और उत्पात करने लगे। लेकिन जब अफसरों ने जांच की तो ट्वीट गलत पाया गया। इसके बाद बजरंग दल ने दिग्विजय को घेर लिया और उन पर केस दर्ज करवाया। यानी एक बार फिर दिग्विजय का ट्वीट पार्टी पर भारी पड़ सकता है। बीजेपी भी अब दिग्विजय के साथ ही कांग्रेस पर हमलावर है। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिस्टर 76 और मिस्टर 77, इनके आगे मैं कोई अक्षर नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, 24 घंटे झूठ परोस करके केवल यही प्रकार की बातें चलाना चाहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, चल फिर सकते नहीं है, केवल झूठ बोलने के लिए तो वो कोई मंदिर की बात करेंगे। अरे मंदिर तो यहाँ होता है अंदर। बयानों और पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह हमेशा से विवादों में रहे। गलत पोस्ट के मामलों को लेकर दिग्विजय पर पहले से ही 2 केस चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख गोलवलकर पर भी ऐसी पोस्ट कर चुके हैं। गोलवलकर पर पोस्ट को लेकर भी इंदौर और उज्जैन में मामला दर्ज हुआ था। वही अब बजरंग दल ने उन पर केस किया है। लेकिन दिग्विजय पर केस के बाद कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। खुद दिग्विजय सिंह ने मामले को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो मेरा ये फर्ज था कि मैं उनको सूचित करूं, डीजीपी साहब को, मैंने किया। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो मेरा ये फर्ज था कि मैं उनको सूचित करूं, डीजीपी साहब को, मैंने किया। यानी कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह इस बार भी अपने पोस्ट को लेकर बुरे फंसे हैं। इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी भी अब उनके इस पोस्ट को अपने फायदे में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जाहिर है कि जब भी मामला दिग्विजय सिंह से जुड़ा होता है तो बीजेपी पूरे जी जान से कांग्रेस को घेरने में जुट जाती है। शायद यही कारण है कि दिग्विजय के ट्वीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है। हालांकि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या मानते हैं आप कि दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा नेता नादानी में एक सूचना मिली और शिकायत के रूप में आगे बढ़ा देता है, या वाकई में कोई राजनीतिक मकसद है? देखिए, मोटे तौर पर इसको अपन नादानी भी नहीं कह सकते और ना ये कह सकते कि उनके पास कोई सूचना आई। ये मुझे एक योजना पूर्वक एक रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक अंग्रेजों ने 772 के बाद 1773 के बाद जो शुरू किया था हिंदू समाज में भेद पैदा करने के लिए, जिसमें जैन समाज को अलग करना, सिख समाज को अलग करना, बौद्ध समाज को अलग करना और बचे हुए हिंदू समाज में भी क्षत्रिय समाज को अलग करना, वनवासियों को अलग करना, वो जो षड्यंत्र अंग्रेज करके चले गए, अंग्रेज तो चले गए, कुछ लोग उस षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। ये ठीक है कि कहीं कहीं बजरंग दल ने इस पर एफआईआर कर दी और भाजपा इस पर बोल भी रही है, तो कितने लोग हैं जिनको इस एफआईआर की जानकारी मिलेगी। लेकिन ये ट्वीट जहां भी चला गया होगा, वहां कहीं ना कहीं जैन समाज के बीच में और ये जो दूसरा समाज बजरंग दल, दूसरा समाज हिंदू समाज का अन्य भाग है, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो लग गया। मोटे तौर पर ये कहा जाता है, गोयबल्स थे एक
जिन्होंने कहा था कि एक झूठ को अगर आप 100 बार बोले तो लोग उसको सच मान लेंगे। कितने सारे झूठ हैं समाज में विध्वंस पैदा करने के, जिनको अब लोगों ने सच मानने लगे हैं। तो मैं समझता हूं ये उसी एक हिस्सा है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जी। भारत के इतिहास में किसी भी कोने में किसी भी समय कहीं भी जाति संघर्ष कभी नहीं हुआ। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में हो गया और क्षत्रियों और वैश्यों के बीच में हो गया या सेवा वर्ग और क्षत्रियों के बीच में हो गया। जब भी कोई समस्या संकट आई है सारा का सारा समाज आया है। लेकिन इंडिविजुअल जो अपराध होते हैं, इंडिविजुअल अपराध को जाति का मुखौटा लगा करके प्रचार किया गया। आप देख लीजिए दुनिया के इतिहास में कितना रोमनों और कैथोलिकों के बीच में कितनी खून खराबी हुई है, सिया और सुन्नियों के बीच में कितनी खून खराबी हुई है। आज भी पाकिस्तान में अहमदियों और सुन्नियों के बीच में चल रहा है। ये इसको कहते हैं जातिगत और वर्गगत संघर्ष। भारत के किसी भी इतिहास के किसी पन्ने पर वर्गगत संघर्ष नहीं है। व्यक्तिगत घटनाएं अगर होती है वो व्यक्तिगत अपराधी होता है। व्यक्तिगत घटनाओं को जाति का बना करके दुष्प्रचार का जो काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो झूठा प्रचार है कि बजरंग दल शिवलिंग लेकर के पहुंच गए, अब इसमें कहीं ना कहीं जो शैव मत के लोग हैं, शिव को मानने वाले लोग हैं तो जैन समाज के बीच में लोग हैं, ये उन दोनों के बीच में फ्रैक्शन पैदा करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। मैं समझता हूं हम सबको इसके प्रति समाज को जागरूक करना होगा। जी, तो समाज को जागरूक करना होगा सुरेश जी, लेकिन ये षड्यंत्र का तो पर्दाफाश हो गया। उनका जवाब भी बड़ा भोला आया है, मासूमियत भरा है कि मेरे पास एक सूचना आई थी, मैंने डीजीपी को शिकायत के माध्यम ट्विटर के माध्यम से शिकायत कर दी, उन्हें कार्रवाई कर देनी चाहिए और यदि ऐसे ही एफआईआर करना है तो 1 क्या 10 कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो क्या उनके ट्वीट से कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ब्रजेश जी ये है कि आपके पास कोई सूचना आई और आप उसको डीजीपी साहब के साथ भेजना चाहते हैं तो आप तो राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, तो आप पत्र लिख देते, फोन कर देते, आप फोन कर देते। आपने जो ट्वीट किया है इसका मतलब यह है कि आप उस बात को डीजीपी के यहाँ नहीं बल्कि समाज में फेंकना चाहते हैं और आपने समाज में उसको डाल करके हेट स्पीच वाला काम कर दिया। यही तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समाज में विध्वंस पैदा करने वाले असत्य कथनों को या उन कथनों को जो मान लो सही भी होंगे उनको घृणात्मक भावना से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है कि घृणात्मक भावना है और मंशा जो है वो पॉलिटिकल लाभ लेने की है और समाज में इसके कारण विद्वेष पैदा होगा। तो इन सारी चीजों को समावेश करते हुए ये तो एक बड़ा ऐसा काम है जिस काम को लेकर के हमको चिंता करना चाहिए और हमको इस बात पर विचार करना चाहिए। तो ये एक गंभीर बात है। दूसरी बात राजनीतिक है, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी आजकल जो है वो 16 पहनते हैं और जो है रामनामी ओढ़ते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं वो हिंदू समाज में ये डाला जाए कि भाई कांग्रेस के कमलनाथ को भी वोट दिया जाए और मुस्लिम समाज तो पक्का है ही, वो तो देता ही नहीं काम भाजपा को वोट। तो ऐसी स्थिति में हिंदू समाज का जितना भी प्लस हो जाएगा उतना वो प्लस हो जाएंगे। तो वो केवल रामनामी ओढ़े घूम रहे हैं या राजनीतिक रूप से एक अपना प्रचार कर रहे हैं, तो उसको दिग्विजय सिंह के इस प्रकार के बयान जो हैं वो उसको दूर से दर्शित कर देते हैं, उसका कचरा कर देते हैं। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो ये बात आएगी ही, क्योंकि कांग्रेस जो है का मतलब केवल कमलनाथ नहीं है। कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि गांधी परिवार से शुरू होती है, फिर जो है सोनिया गांधी जी के ईसाइयत से शुरू होती है, फिर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के शब्दों पर शुरू होती है और फिर जाकर के कहीं नीचे आती है। तो किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार किए जाने या जो है आडंबर किए जाने को किसी पार्टी विशेष की विचारधारा तो नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार भाजपा स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा लेकर के चलती है, कांग्रेस इससे पहले सर्वधर्म समभाव की विचारधारा लेकर के चल रही थी कि भाई हम तो सभी धर्मों को मानेंगे। ठीक है, बाद में उन्होंने सभी धर्मों की जगह केवल इस्लाम के बारे में और ईसाइयत के बारे में काम करना चालू कर दिया। बाद में इस्लाम को छोड़ करके सोनिया जी आई तो केवल ईसाइयत के बारे में काम करना चालू कर दिया। तो ये तो अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न है। भाजपा राष्ट्रवाद के नाम लेकर के हिंदुत्व के प्रति ज्यादा करती है, बाकी समाजों के प्रति कम प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उनके अंदर उनकी बात या समस्या रखने वाले लोगों की संख्या कम है। तो यदि ये संख्या का अनुपात बढ़ जाएगा तो सर जो है एक प्रकार से राष्ट्रवाद के अंदर सभी को समाहित कर लिया जाएगा। लेकिन तो जैसे रमेश जी कह रहे थे सर कि इससे उनका एक राजनीतिक मकसद है, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है इसमें? अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, देखिए उन्होंने ट्विटर हटा लिया, ट्वीट से जो ट्वीट किया था ट्विटर से हटा लिया
और बड़ा जवाब भी दे दिया कि उनको तो सूचना थी। नहीं, पर मेरा ब्रजेश जी मानना यह है कि आजकल किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा ट्विटर पर कुछ लिख दिया जाए उससे मतदाता प्रभावित हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। लेकिन सर एक व्यक्ति और एक बड़े राजनेता में अंतर है ना। मोदी जी लिखें, शिवराज जी लिखें, दिग्विजय सिंह लिखें, कमलनाथ लिखें, तो कुछ तो असर पड़ता होगा। नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं आपको कि जो राष्ट्र निर्माण के लिए और सकारात्मक प्रवृत्ति की बातचीतें लिखी जाती हैं, डेवलपमेंट के काम लिखे जाते हैं, उनका लिया जाता है। अब शिवराज जी या नरेंद्र मोदी जी देश को आह्वान कर दें कि चलो हथियार उठाओ चल दो, तो कोई चल देगा क्या? तो कोई कहाँ चलना है, क्या चलना है, सब बातें समझता है आदमी। आज रोजगार के लिए लोग जाने में तो 4 बार सवाल पूछते हैं कि काम ढंग का होगा कि नहीं, वेतन होगा कि नहीं होगा, और वो हुड़दंग करने के लिए उठ जाएंगे क्या? तो मुझे ये लगता है कि जो हुड़दंग का मामला है वो एक अलग अलग प्रवृत्ति है। वो आज तक किसी भी सार्वजनिक और जमदार व्यक्ति के द्वारा सीधे नहीं कराई गई। वो हमेशा किसी न किसी का माध्यम पकड़ते हैं जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग रहते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के बारे में यदि मान लो पर्टिकुलरली टिप्पणी करना हो तो मेरे जैसा व्यक्ति ये कहेगा कि दिग्विजय सिंह जी वास्तव में बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बारे में समाज में एक अवधारणा बन गई है कि वो एंटी हिंदू मानसिकता के हैं। वो हिंदू हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में वो है कि वो केवल हिंदुओं के बारे में नेगेटिविटी ही सामने लाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बड़े आदमी है, बड़ी समझ होगी, भविष्य की दृष्टि से कोई सोच करके चल रहे होंगे। अब हम उनके बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, जितनी हमारी छोटी सी बुद्धि है उसमें हम ये मान करके चलते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है वो कम से कम हिंदू समाज के प्रति तो एक सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। वो आतंकवादी के घर में जाकर के बैठते हैं जिसने मोहन लाल शर्मा की हत्या की थी, तो उसका तो ये नहीं माना जा सकता ना कि इन्होंने कोई बहुत ज्यादा हिंदू समाज का भला कर दिया। वो जाकिर नायक के बारे में टिप्पणी करते हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक धर्म परिवर्तन कराने वाले के बारे में वो खड़े हो रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं। भगवा का जो है जिस तरह से भगवा आतंकवाद तैयार करने में इन्होंने हेमंत करकरे के साथ मिलकर के जिस तरह का षड्यंत्र खेला गया, उसके अंदर क्या ये मान लिया जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी हिंदू समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं? तो उनका अपना तर्क हो सकता है, हमारा ये सोच है, हमारी तर्क नहीं है बिल्कुल भी। हम उनके बारे में धारणा बनाते समय ये विचार रमेश जी, ठीक है, समझ में आ रहा हूं आपके पास। एक लाइन जी। इसलिए जो है यदि वो समाज और धर्मों के बीच में, धार्मिक मान्यताओं के बीच में यदि वो विध्वंस पैदा करने का ट्वीट करते भी हैं तो ये उनकी मानसिकता का सब्जेक्ट है जो सार्वजनिक है, सब जानते हैं। तो रमेश जी, क्या उनकी मानसिकता का सब्जेक्ट है इसलिए लोग खारिज कर देंगे, असर नहीं होगा कांग्रेस पर, उस पर? या कांग्रेस बाकायदा रणनीति के तहत दो नाव पर सवारी कर रही है? दिग्विजय सिंह एक वर्ग को साधना चाहते हैं और इस तरह के बयान देकर वो जो आपने कहा अंग्रेजों की नीति अपना रहे, फूट डालो शासन करो, उस पर काम कर रहे हैं, और कमलनाथ जी धार्मिक उस पर। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाए? नहीं, मेरी दृष्टि से ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं, ये एक बाकायदा रणनीति पर ही काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जैसा कि सुरेश जी ने भी उदाहरण दिया कि कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम की कथा कमलनाथ करा रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की भी वो बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं अगर उससे 1%, आधा प्रतिशत या 0.1% भी राष्ट्र भाव रखने वाला या हिंदू भाव रखने वाला मतदाता उनके पास जोड़ा तो कांग्रेस का लाभ होगा। लेकिन ये जो एंटी हिंदू की मानसिकता है समाज में और तुष्टीकरण है जो अल्पसंख्यकों का, वो वोट नाराज ना हो जाए, इसके लिए समय दिग्विजय सिंह जी का चेहरा है। तो उन अलग अलग सेक्टर में कांग्रेस की शुरू से ये रणनीति रही है कि वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रणनीति से काम करते हैं। मुस्लिम समाज को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग अलग होते हैं और हिंदू समाज को प्रभावित करने के लिए लोग अलग होते हैं और तटस्थ अलग होते हैं। इसका एक सीधा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। 1942 का जब आंदोलन हुआ और जुलाई 1942 में ये निर्णय होना था कि 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, तब उसमें आप अगर देखिएगा, इतिहास पढ़ के देखेंगे, उसमें 3 अलग अलग विचार आए। एक किसी ने ये कहा कि हमको भारत छोड़ो आंदोलन नहीं करना है, और उन सबका नेतृत्व किया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। नेहरू जी, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमको अंग्रेजों को पहले इंटीमेशन देना है, तुरंत हमको आंदोलन का निर्णय नहीं लेना। सरदार पटेल और कुछ लोग ऐसे थे, उनका तुरंत आंदोलन करना। अंत में फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, 1 महीने का नोटिस अब दे दिया जाए कांग्रेस को, और फिर 9 अगस्त से शुरू हुआ। तो इसी तरीके से हिंदू वोट को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा और अल्पसंख्यकों के लिए अलग चेहरा, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। तो मेरा इसमें कहना ब्रजेश जी इतना है
कि ये चुनाव तो कल है और परसों खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बातें कहीं ना कहीं हिंदू समाज में, शैव मत में, जैन मत में, जो कि एक दूसरे के अंश हैं, श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी का नाम आता है, तो कुल मिलाकर के अंश हैं, उनके बीच में फ्रैक्शन डालने का जो षड्यंत्र अंग्रेज करके चले गए हैं, दिग्विजय सिंह जी का वो ट्वीट अंग्रेजों के उसी षड्यंत्र को मजबूत कर रहा है। जी लेकिन रमेश जी, अब दौर बदल गया है। क्या आपको लगता है ऐसे षड्यंत्र कामयाब होते होंगे? लोग जागरूक हैं, वो फैक्ट चेक कर लेते हैं। नहीं, ये ऐसे षड्यंत्र निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। अगर ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होते, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये षड्यंत्र के तहत ही तो है। आपने जो फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में हर पुजारी ऐसा बताते हैं, हर ब्राह्मण को ऐसा बताते हैं जैसे बड़ा ढोंगी है और पैसे वसूल करता है, हर ठाकुर को ऐसा बताते हैं जैसे शराबी हो और अपहरण करता है, हर वैश्य को ऐसा बताते हैं कि जैसे बही खाते में हेर फेर करता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समाज में वैमनस्य देखेंगे, पूजा से प्रति दूरियां देखेंगे, ये जो षड्यंत्र वो फैला रहे हैं, और 786 का बिल्ला लेकर के चलेगा तो गोली भी पार नहीं कर पाएगी। ये जो फिल्मों के माध्यम से षड्यंत्र है, एक कहानी ऐसी है, एक ही लेखक की दो कहानियां। एक कहानी में उसने लिखा कि एक व्यक्ति गोदान करना चाहता था, उसके कुटुंब के आदमी ने गाय को जहर दे करके मार डाला। मुझे आप बताइए, सनातन समाज में कोई व्यक्ति गाय को जहर दे करके मारेगा? और उसी कहानीकार ने दूसरी कहानी लिखी, ईद उल फितर, जिसमें एक लड़के ने ईदी से पैसे लिए और चिमटा लेकर के माँ के लिए आया। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक जो षड्यंत्र है, उसमें समाज में बिखराव आता है। आज अगर सनातन समाज में हम बिखराव देख रहे हैं, तो वो इसी तरह के षड्यंत्रों के कारण बिखराव देख रहे हैं। तो पहले कांग्रेस फिल्मों के जरिए करती थी, अब नेता करने लगे हैं ट्विटर के जरिए। लेकिन रमेश जी, माफ कीजिएगा सुरेश जी, एक तरह से सबक तो ले ही लिया है ना बीजेपी ने, कि नैरेटिव बनाते हैं और जो रमेश जी कह रहे हैं कि दुष्प्रभाव पड़ते हैं, नुकसान होता है, तो उन्होंने भी चेतावनी दे दी या एक संकेत दे दिया कि यदि आप 50% कमीशन का नारा लेकर आएंगे, फर्जी आप दस्तावेज लाएंगे, कुछ गलत करेंगे, झूठे आरोप लगेंगे, झूठे बयान देंगे, तो एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। यह भी एक संदेश है कि फर्जी बयानबाजी नहीं चलेगी इस चुनाव में। नहीं, फर्जी तो अब जनता भी स्वीकार नहीं करेगा ना, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देता है ब्रजेश जी। आजकल सूचना का अधिकार जो लाए हैं, तो उसमें ये सब मालूम चल जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। आजकल कह देने से भर से काम थोड़ी चलता है। कि लेकिन पहले राजनीतिक दल ये सोचते थे कि राजनीतिक बयान है, चुनाव की दृष्टि से दिया है, छोड़ देते थे। अब तो तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। हाँ, ये अच्छी परंपरा है, अच्छी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक पुरानी किसी बात को संदर्भित करके आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ जी, जो आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी हो सकता है। क्या आप ये विचार नहीं कर सकते कि कमलनाथ जी जो बार बार राम नामी पहनते हैं, दुपट्टा पहनते हैं और जो है हिंदू राष्ट्र होने की बात करते हैं, और ये अब 76-77 के हो गए, 77 के होने के बाद यदि मान लो अब राजनीति कितनी और करेंगे वो, 5 साल 10 साल, आने वाले समय किसका? उनके तो सनातन के हिसाब से ठीक चल रहा है ना, वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं। नहीं, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो आप। नहीं, क्या आप ये विचार नहीं कर रहे ब्रजेश जी कि वो अपने बेटे के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं, उनको हिंदुत्ववादी बना रहे हैं, और हिंदुत्ववादी बना करके किस राजनीतिक पार्टी की तरफ उसको ले जाना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस में तो वो टिक नहीं पाएंगे नकुलनाथ जी, इसलिए कमलनाथ जी पूरी तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या कि नकुलनाथ को आने वाले समय में भाजपा का मेंबर बनवा दें? वही प्रधानमंत्री जी के पास मिलवाने ले जाते हैं, वही उनको मुख्यमंत्री के पास मिलवाने ले जाते हैं, वही जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कराते हैं, वही हिंदुत्व की बात करते हैं, वही सब कर रहे हैं, और सब बेटे के माध्यम से करा रहे हैं। तो आप इसको राजनीतिक रूप से समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि कमलनाथ जी, जैसा मैं बार बार आपके चैनल पर कह चुका हूं, मैंने और भी कई चैनलों पर ये बात बोली है कि जो घटनाक्रम के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए कमलनाथ जी, क्या उस उद्योगपति का एहसान नहीं कराएंगे जिसने ये सब बोल बाल करके इनको पूर्व मुख्यमंत्री बनवा दिया? क्या अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित करने के लिए हिंदुत्व की बात करना प्रारंभ कर दी? इसका अभिप्राय हम नहीं समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल, तो बड़ा सवाल छोड़ दिया आपने कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आपको रोक रहा हूं बीच में। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा सवाल छोड़ गए हैं शर्मा जी कि कमलनाथ किस राह पर चल रहे हैं। यदि वो हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं तो क्या बेटे को बीजेपी की तरफ ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, आगे उसकी भविष्य की राजनीति संवारने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन इस तरह की राजनीति उनकी हो सकती है। लेकिन हम बात कर रहे थे दिग्गी के बयान पर और ट्वीट पर। क्या उनके इस बयान से कांग्रेस को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? निश्चित तौर पर रमेश जी और सुरेश जी ने जो बताया है, एक रणनीति के तहत नेता बयान देते हैं अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन अब लोग कितने समझदार हैं और उनकी रणनीति कामयाब होती है या नहीं,
ये तो 2023 के परिणाम बताएंगे, उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।